हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारी सीपीसी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला वीडियो देखते हैं और इसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाली पीसीएसजे की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें हमारे साथ हल कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो प्री परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसे अधिक से अधिक बार हल करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, सभी सिविल न्यायालय को किन वादों के विचारण की अधिकारिता होती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 9 के अनुसार सभी सिविल न्यायालयों को उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद का विचारण की अधिकारिता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि यह शक्ति जो है वो न्यायालय के अंतर्गत अंतर्निहित होती है? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल के केस में दिया गया था। और अंतर्निहित शक्ति के बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है और यह अधिकार प्रत्येक न्यायालय को प्राप्त होता है, जबकि सीआरपीसी की जो धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अधिकार केवल हाई कोर्ट को प्राप्त होता है, लेकिन सीपीसी के अंतर्गत यह अधिकार सभी न्यायालयों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो यह उपबंध सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 96 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जबकि कोई जो डिक्री है पक्षकारों की सहमति से पारित की गई है तो यह माना जाएगा कि उसमें कोई भी पक्षकार पीड़ित नहीं है और के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट, सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के अधीन कोई मुजरा कब मान्य है? तो मुजरा के बारे में जो प्रावधान है आदेश 8 के नियम 6 के अंतर्गत दिया गया है। यह जो मुजरा है वह वैध मुजरा कहा जाता है और इससे तात्पर्य है कि जब प्रतिवादी द्वारा किसी धनराशि का मुजरा चाहा गया है और वह जो धनराशि है वह निश्चित है, तो ऐसे मामले में मुजरा मान्य है। जबकि जो सामयिक मुजरा होता है, सामयिक मुजरा में ये जो धनराशि है वह न्यायालय के द्वारा निश्चित की जाती है, क्योंकि वह इस मामले में निश्चित नहीं होती है, तो उसे सामयिक मुजरा कहा जाता है। तो उसका निर्धारण साम्य के अनुसार किया जाता है, जबकि वैध मुजरा के बारे में प्रावधान आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला है अस्थायी व्यादेश। इसके बारे में प्रावधान आदेश 39 के अंतर्गत दिया गया है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद के बारे में प्रावधान आदेश 33 के अंतर्गत दिया गया है। अपील न्यायालय की शक्ति, तो अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में प्रावधान धारा 107 के अंतर्गत दी गई है। और कैविएट दायर करने संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 148 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 ये सही सुमेलित हैं, बल्कि तीसरा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, गलत उत्तर बताइए। तो गलत उत्तर पूछा है इसमें से, एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जा सकता है? तो एक सिविल न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है तो उसका निष्पादन कौन न्यायालय कराएगा? इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जो डिक्री का निष्पादन है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। किसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? जिसे डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्री का निष्पादन करने के लिए अंतरित करता है, तो ये भी सही है। किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास करने वाले न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता रखता है। तो गलत उत्तर पूछा है तो यही गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा में जो न्यायालय दिया गया है इसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो पूछा है किसी भी न्यायालय के द्वारा जो समकक्ष अधिकारिता रखता है तो इसके द्वारा डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता और यही कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है। तो न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी करने के बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 26 में और धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है। आदेश 26 और धारा 75 में दिया गया है। इसके अनुसार जो कमीशन जारी किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अनुसार
किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, लेखाओं के परीक्षण के लिए, विभाजन के लिए, इसके लिए जो कमीशन जारी किया जा सकता है। लेकिन डिक्री का निष्पादन कराने के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता, बल्कि डिक्री का निष्पादन है वह न्यायालय स्वयं कराता है। इसके लिए कमीशन जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 75 के अनुसार जो प्रयोजन बताए गए हैं कि कमीशन किस प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा, तो उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा के लिए, विभाजन के लिए, कोई वैज्ञानिक या तकनीकी अन्वेषण करने के लिए, तो और किसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो कि शीघ्र क्षयशील संपत्तियां हैं, तो इन जो प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। लेकिन डिक्री का निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला, निर्णीत ऋणी की साम्या, इसके बारे में प्रावधान धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है। विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 29 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 29 के अंतर्गत विदेशी समनों की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरा है विधिक प्रतिनिधि द्वारा जो वाद किया जाता है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 50 में है, ये सही सुमेलित है। और निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो वाद है, और इसके बारे में प्रावधान धारा नहीं बल्कि आदेश 33 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 अर्थात चौथा विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का प्रतिषेध करती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 56 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 132 के अंतर्गत ऐसी स्त्रियां जो कि रूढ़ियों या रीति रिवाजों के अनुसार लोगों के सामने आने से विवश नहीं की जानी चाहिए, जिसे पर्दानशीन स्त्री कहते हैं, ऐसी स्त्री को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट दी जाती है। और धारा 56 के अंतर्गत धन की डिक्री में स्त्रियों की गिरफ्तारी से छूट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो धारा 114 के अंतर्गत पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत भी किया गया है। नेक्स्ट, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में प्रोन्नति करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SD जोशी बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मुंबई के केस में दिया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो फैमिली कोर्ट के जज हैं उनको हाई कोर्ट में प्रमोट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेस सब जुडिस या विचाराधीन न्याय शब्दावली से क्या अभिप्राय है? तो विचाराधीन न्याय का तात्पर्य है कि कोई वाद संस्थित करने से रोकना है, जिससे कि वादों की बहुलता को रोका जा सके, और यह राज्य के हित में होता है। और विचाराधीन न्याय के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 10 के अंतर्गत CPC में दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो प्लीडर की परिभाषा CPC की धारा 2 के उपधारा 15 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार प्लीडर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से उपस्थित होता है और उसकी तरफ से अभिवचन करता है, और इसके अंतर्गत वकील या किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। तो इस प्रकार से प्लीडर की जो परिभाषा है वो धारा 2 उपधारा 15 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, CPC के किस धारा में आदेश को परिभाषित किया गया है? तो आदेश को CPC की धारा 2 उपधारा 14 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और आदेश से तात्पर्य है कि सिविल न्यायालय का कोई ऐसा विनिश्चय जो कि डिक्री नहीं है वह आदेश कहलाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में से कौन सी धारा दीवानी न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो दीवानी न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार से जो संबंधित धारा है वो धारा 6 है, और धारा 6 के अंतर्गत वह सीमा निर्धारित की गई है। अभिव्यक्त रूप से तो नहीं की गई है, लेकिन वो बताया गया है कि कोई भी न्यायालय उसकी मामूली धन संबंधी अधिकारिताओं के अंदर ही किसी मामले का विचारण करेगा।
नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में किसका प्रावधान है? तो धारा 115 के अंतर्गत रिवीजन अर्थात पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद दायर कर सकता है या बचाव कर सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत दिया गया है। इसे ही प्रतिनिधिवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे। तो सभी वाद निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय के अंतर्गत दायर किए जाएंगे। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अंतःकालीन लाभ की परिभाषा दी गई है? तो अंतःकालीन लाभ की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 12 के अंतर्गत दी गई है। अंतःकालीन लाभ से तात्पर्य ऐसे लाभ से है जिसे कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया है और उस कब्जे के दौरान जो उस संपत्ति से जो वो लाभ प्राप्त करता है या वह मामूली तत्परता से लाभ प्राप्त कर सकता है, तो उस प्राप्त लाभ पर ब्याज सहित जो लाभ होता है उसी को अंतःकालीन लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? तो प्रांग न्याय का सिद्धांत इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम सूत्र पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और इसी के बारे में जो प्रावधान है वो प्रांग न्याय में किया गया है और प्रांग न्याय धारा 11 सीपीसी में प्रावधानित है। नेक्स्ट, एक डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है। तो किसी डिक्री का निष्पादन जो है वो या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या ऐसे न्यायालय के द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी जाती है कराया जा सकता है और इसके बारे में प्रावधान सीपीसी के धारा 38 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध किस आदेश में दिया गया है? तो मुजरा और प्रतिदावा के बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 8 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि आदेश 6 में अभिवचन के बारे में प्रावधान है, आदेश 7 में वाद पत्र के बारे में प्रावधान है और आदेश 9 के अंतर्गत पक्षकारों की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति के जो परिणाम होंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, लिखित कथन क्या है? तो लिखित कथन जो है वह किसी वादी के द्वारा जब वाद दायर किया जाता है तो उसके वाद में जो दावा किया गया होता है उसी दावे का जो उत्तर दिया जाता है प्रतिवादी के द्वारा, तो उसे ही लिखित कथन कहा जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है तो यह मामला क्या कहलाता है? तो यह मामला असंयोजन का कहलाएगा, क्योंकि जब आवश्यक पक्षकार कोई है उसको संयोजित नहीं किया जाता है तो उसे असंयोजन का मामला कहा जाता है और इसके बारे में जो प्रावधान है सीपीसी के आदेश 1 नियम 9 के अंतर्गत किया गया है। और जो कुसंयोजन होता है, तो कुसंयोजन का तात्पर्य है कि जब किसी आवश्यक पक्षकार को किसी मामले में शामिल न करके किसी अन्य व्यक्ति को उसमें शामिल कर लिया जाता है तो उसे ही कुसंयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान कैसे हैं? तो धारा 80 के जो प्रावधान हैं वो आज्ञापक प्रकृति के हैं, अर्थात इनका पालन किया जाना जरूरी है और धारा 80 के अंतर्गत सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात जबकि किसी सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध कोई वाद किया जाता है तो ऐसे वाद दायर करने से पहले उसको सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश शपथ पत्र से संबंधित है? तो आदेश 19 जो है यह शपथ पत्र से संबंधित है, जबकि आदेश 17 में स्थगन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आदेश 26 में कमीशन जारी करने के बारे में प्रावधान है और आदेश 39 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 में निम्नलिखित में से किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 25 के अंतर्गत
वादों के अंतरण की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय की और जिला न्यायालय की जो वादों के अंतरण की शक्ति होती है उसके बारे में प्रावधान धारा 24 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना रेलवे से संबंधित हो तो निम्न में से किस पर तामील की जाएगी? तो धारा 80 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जाता है तो उसको सूचना उसे दी जाएगी, और ऐसी सूचना की तामील किसको की जाएगी तो इसके बारे में भी प्रावधान धारा 80 के खंड 1 के अंतर्गत किया गया है। तो जब केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जाता है तो ऐसे जो सूचना की तामील होगी वह उसके सचिव को की जाएगी, जबकि वह केंद्र सरकार के विरुद्ध है और रेलवे से संबंधित है तो वह रेलवे के महाप्रबंधक को अर्थात जनरल मैनेजर को उसकी जो तामील है की जाएगी। जब किसी राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जाता है तो उसकी तामील उस सरकार के सचिव को या जिले के किसी कलेक्टर को उसकी तामील कराई जाएगी। तो यहाँ पूछा है कि जब रेलवे से संबंधित हो तो उसके रेल के महाप्रबंधक को उसकी तामील कराई जाएगी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न धाराओं में से किनमें लोक खैरात या लोक न्यास से संबंधित वादों के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 92 और 93 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 न्यायालयों के आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित है। तो यह संबंधित है लिखित या गणितीय भूल से या किसी आकस्मिक भूल से होने वाली त्रुटि से अगर संबंधित है तो न्यायालय धारा 152 के तहत ऐसे आदेशों में संशोधन कर सकता है। तो इस प्रकार से ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में से कौन सा आदेश और नियम विवादकों की रचना का प्रावधान करते हैं? तो विवादकों की विरचना के बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 14 नियम 1 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्न माध्यमों में से कौन सा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? तो धारा 89 के अंतर्गत ऐसी तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से न्यायालय के बाहर ही किसी मामले का निपटारा किया जा सकता है, और इनमें शामिल हैं मध्यस्थता जिसे मीडिएशन कहते हैं, सुलह, न्यायिक निपटारा ये आता है, लेकिन इसमें वार्ता शामिल नहीं है, अर्थात वार्ता के माध्यम से न्यायालय के बाहर किसी मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस प्रावधान में वाद पत्र का निरस्तीकरण या खारिज किया जाना बताया गया है? तो वाद पत्र का जो निरस्त किया जाना है इसके बारे में प्रावधान आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दिया गया है, और आदेश 7 नियम 11 के तहत कुछ आधार बताए गए हैं जबकि वादपत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। तो ये है जबकि वादपत्र में वाद का कारण ही प्रकट नहीं होता है, जहां दावाकृत अनुतोष का जो मूल्यांकन है वो कम किया गया है, अपर्याप्त स्टाम्प लगाया गया है, और जो वाद है किसी विधि के द्वारा वर्जित है या वह 2 प्रतियों में नहीं दाखिल किया जाता है, तो ऐसी जो परिस्थितियों में वाद पत्र को न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा में कैविएट दायर करने का प्रावधान किया गया है? तो कैविएट के बारे में प्रावधान धारा 148 ए के अंतर्गत दिया गया है। कैविएट ऐसी एक आवेदन होता है जो न्यायालय से किया जाता है, और इसका उद्देश्य यह होता है कि जब विरोधी पक्षकार के द्वारा हमारे विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया जाए तो ऐसी स्थिति में हमको सूचना दी जानी चाहिए। तो इसी को कानून की भाषा में कैविएट कहा जाता है, और इसके बारे में प्रावधान धारा 148 ए में दिया गया है। और जब कोई कैविएट का आवेदन दिया जाता है तो यह उसके दिए जाने की तारीख से 90 दिन तक प्रवर्तन में रहता है, और 90 दिन बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है, और इसके बाद भी इसे जारी रखने के लिए फिर से कैविएट दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में आज्ञा पत्र से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो आज्ञा पत्र से संबंधित प्रावधान सीपीसी की धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जबकि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय
डिक्रीदार के आवेदन पर यह ठीक समझता है तो वह ऐसी डिक्री को किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करेगा और उससे यह कहेगा कि जो डिक्री में संपत्ति निर्दिष्ट की गई है उस संपत्ति का कोई भाग कुर्क कर लिया जाए। अर्थात डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को डिक्री भेजकर यह उसे आज्ञा दी जाती है, उसे अनुमति दी जाती है कि वह डिक्री में कोई जो संपत्ति बताई गई है उस संपत्ति को कुर्क कर ले। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 किससे संबंधित है? तो आदेश 29 के अंतर्गत निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाने के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को स्थानांतरित कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की वादों के अंतरित करने की शक्ति है वो धारा 24 के अंतर्गत दी गई है, जबकि धारा 25 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक न्यायालय किसी संपत्ति का प्रापक या रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो रिसीवर नियुक्त करने के बारे में प्रावधान आदेश 40 के अंतर्गत दिया गया है और आदेश 40 नियम 1 के अनुसार न्यायालय जो है किसी संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति डिक्री से पहले या डिक्री के पश्चात नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण किस न्यायालय में हो सकता है? तो पुनरीक्षण जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 115 के अंतर्गत किया गया है और पुनरीक्षण के द्वारा जो उच्च न्यायालय है वो यह चेक करता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय के द्वारा कहीं ऐसी शक्ति का प्रयोग तो नहीं किया गया है कि जो कि उसमें निहित ही नहीं थी, या वह जो उसका अधीनस्थ न्यायालय है वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहता है, या उसने किसी अनियमितता से कार्य किया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे निर्णयों का पुनरीक्षण जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है तो यह मामला असंयोजन का होगा और इसके बारे में जो प्रावधान है सीपीसी के आदेश 1 और नियम 9 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अस्थायी व्यादेश के बारे में प्रावधान आदेश 39 के अंतर्गत दिया गया है। कैवियट से संबंधित प्रावधान धारा 148 में दिया गया है और निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद ये आदेश 33 के अंतर्गत लाया जाता है और न्यायालय की जो शक्तियां हैं, अपील न्यायालय की शक्तियां हैं, यह धारा 107 के अंतर्गत दी गई हैं, न कि धारा 102 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सभी आदेशों एवं सूचना की तामीली संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर की जाएं या उसे दी जाएं तो वो लिखित रूप में होंगी। यह उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो यह उपबंध सीपीसी की धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 144 के अंतर्गत ये प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 142 नहीं 143 है, तो 143 के अंतर्गत डाक महसूल वसूल करने के बारे में प्रावधान है और धारा 141 के अंतर्गत मिसलेनियस कार्रवाइयों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? तो ऐसा जो प्रावधान है सीपीसी की धारा 96 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जब दो पक्षकार किसी मामले में सहमत हो जाते हैं तो वो पीड़ित नहीं माने जाते और ऐसी सहमति से जब डिक्री पारित कर दी जाती है तो उस डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। और धारा 96 खंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हर अपील उस न्यायालय में की जाएगी जो कि उसकी अपील सुनने के लिए सक्षम है। धारा 96 खंड 2 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान है और धारा 96 खंड 4 के तहत लघुवाद न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री से अपील के बारे में प्रावधान की गई है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब वह समन के स्थान पर
क्या प्रतिस्थापित हो सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान आदेश 5 के नियम 30 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी ऐसा व्यक्ति है जो कि सम्मान का हकदार है तो वहां उसे समन के बदले पत्र भेजा जाएगा। वादी प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का जो है उपशमन नहीं होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 22 के नियम 1 के अंतर्गत दिया गया है कि जब वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है लेकिन वाद लाने का जो अधिकार है वो बचा रहता है तो इसके कारण मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्वयिक प्रांग न्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किस केस में की गई थी। तो यह व्याख्या दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में की गई थी। और अन्वयिक प्रांग न्याय के बारे में जो प्रावधान है वो CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में दी गई है। नेक्स्ट, न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है और इन शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए अर्थात इन दोनों के लिए किया जा सकता है। और यह CPC के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं वह सभी न्यायालयों को प्राप्त होती हैं, जबकि CRPC के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय को ही अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है। तो कौन से आदेश अपील योग्य हैं अर्थात किन आदेशों की अपील हो सकती है, इसके बारे में जो प्रावधान है CPC की धारा 104 के अंतर्गत और आदेश 43 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार ऐसे कोई आदेश जो कि धारा 35A के तहत, धारा 91 के तहत, धारा 92 के तहत या धारा 95 के तहत या आदेश 43 नियम 1 के तहत जो आदेश पारित किए जाते हैं तो ऐसे आदेशों की अपीलें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा है कि कौन सा आदेश अपील योग्य है। तो यह आदेश जो 35A के तहत पारित किया जाता है वह अपील योग्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो निष्पादनकर्ता न्यायालय के द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय है वह डिक्री के उन्मोचन संबंधी, निष्पादन संबंधी और डिक्री की तुष्टि से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है, लेकिन डिक्री का संशोधन वह नहीं कर सकता है। और धारा 47 में ही यह बताया गया है कि जब कि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रतिनिधि का निर्धारण भी डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। और इन प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित रीतियों में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता है। तो धारा 51 के अंतर्गत निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है और न्यायालय अपनी इस शक्ति के तहत डिक्री का निष्पादन कराते समय डिक्री की जो संपत्ति है उसको परिधान कर सकता है, उसकी कुर्की और विक्रय कर सकता है, रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इस पर पक्षकार के समन के द्वारा उसका जो निष्पादन है वो नहीं कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो कि PCSJ की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप इनको अधिक से अधिक बार इनका रिवीजन कीजिए और आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत मार्गदर्शक और सहायक साबित होंगी। आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो पा सकते हैं, सारे विषयों के लगभग हम उसमें कवर करेंगे और कर भी रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।